Hello everyone, I'm Shaurya Agarwal and welcome back to my YouTube channel Commerce Wall। आज की वीडियो में हम ऑर्गेनाइजिंग का नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे जो है डेलीगेशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ज्यादातर केस स्टडीज इसी टॉपिक से आएगी, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना। एक और बात, अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना और अगर कोई वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करना। आइए समझते हैं। डेलीगेशन को ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, सीईओ आगे हमारे, फिर डिपार्टमेंटल हेड्स आगे और उनके अंडर एम्प्लॉयज वर्क करें। तो टॉप लेवल मैनेजर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि अब हमें अपना सेल्स इंक्रीज करनी है। तो सेल्स इंक्रीज करनी है तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर भी काम आ गया 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का। तो काफ़ी बर्डन हो गया था प्रोडक्शन मैनेजर को क्योंकि उन्होंने बाकी चीज़ों पे भी फोकस करना था। तो क्या किया उन्होंने, अपने एक वर्कर, एक एम्प्लॉय को बुलाया, राम को बुलाया और राम को बोला कि यार थोड़ा बहुत काम ना मेरा तुम कर दो प्लीज़। तो राम ने बोला ठीक है, अब बॉस का ऑर्डर था अब तो करना ही पड़ेगा ना। तो जब एक सुपीरियर या एक बॉस अपना कुछ काम अपने एम्प्लॉयज़ को या सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफ़र करता है तो उसे हम बोलते हैं डेलीगेशन। अब काम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक मैनेजर अपना काम नीचे ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसके साथ साथ उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी उस काम को करने के लिए, राइट। तो डेलीगेशन क्या हुआ? डेलीगेशन रेफर्स टू दी डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। डाउनवर्ड, वाई डाउनवर्ड? क्या राम अपने मैनेजर के पास जाके बोल सकता है कि आज मेरे पास बहुत काम है, ऐसा करो थोड़ा काम आप कर दो? नहीं हो सकता ना। तो डाउनवर्ड ट्रांसफर होगा, मैनेजर ही अपना काम सबऑर्डिनेट को दे सकते हैं, उन्हीं के पास ज़्यादा काम होगा एज कम्पेयर टू देयर एम्प्लॉयज़। तो वो जब अपना काम, अपनी अथॉरिटी जो है डाउनवर्ड ट्रांसफर करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, उसे हम बोलते हैं डेलीगेशन। तो लिखा है डेलीगेशन रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। अब डेलीगेशन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, जो 3 होते हैं: अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इन तीनों को मैंने एक डिफरेंस के फॉर्म में प्रेजेंट किया है क्योंकि पेपर में डिफरेंस भी आ जाता है इनका, इसीलिए। तो स्टार्ट करते हैं इनके मीनिंग से। अथॉरिटी का क्या मतलब हुआ? राइट्स और पावर्स टू टेक डिसीजंस। आपके पास ये राइट है, अथॉरिटी है, पावर है कि आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, किसी को कमांड कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट अथॉरिटी। फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी आपको काम मिला, जो भी आपका साइन टास्क था, उसको परफॉर्म करना इज योर ड्यूटी, इज योर ऑब्लिगेशन। ठीक है, ये कर्तव्य बन जाता है उस काम को परफॉर्म करना, उसे क्या बोलते हैं हम? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन और ड्यूटी टू परफॉर्म एन असाइंड टास्क। अब है अकाउंटेबिलिटी। अब आपको जो भी काम मिला उसका जो भी आउटकम आएगा, अच्छा आया बुरा आया, अब आपको जाके बताना है कि काम कैसा आया, काम कैसा हुआ। तो जो आंसर आपने किया दैट इज व्हाट अकाउंटेबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या हुई? आंसरेबिलिटी फॉर आउटकम ऑफ एन असाइंड टास्क। जवाब देना है, आंसर देना है कि वो जो काम था वो कैसा हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, नहीं हुआ, ठीक हुआ, कैसा हुआ, ये हमने बताना है। इसको क्या बोलते हैं? अकाउंटेबिलिटी। अब ये चीज़ कैसे रिलेटेड है डेलीगेशन से? अथॉरिटी जो है, जब हम डेलीगेशन करते हैं, डेलीगेशन का क्या मतलब हुआ? ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। जब हम डेलीगेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है? हम क्या डेलीगेट करते हैं? अथॉरिटी। ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। तो अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हमने अथॉरिटी दी किसी को काम करने की, जैसे इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज जो हमारा टॉप मैनेजर है, उन्होंने कुछ काम दिया आपके डिपार्टमेंटल हेड को, उन्होंने वो काम आगे डेलीगेट कर दिया अपने एम्प्लॉय को। ठीक है, अब डेलीगेशन क्या किया उन्होंने, साथ साथ क्या दिया? अथॉरिटी दिया काम को परफॉर्म करने की। तो अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। अब दूसरी चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब उन्होंने उसको वो काम दिया, अब काम को परफॉर्म करना इज व्हाट? इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म हिज असाइंड टास्क, राइट। तो ये क्या हुई? रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अब वो रिस्पॉन्सिबल किसको है? सिर्फ अपने मैनेजर को, टॉप मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इसलिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट कैन नॉट बी इंटायरली डेलीगेटेड। अब अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसर करना, आंसरेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी जो है ना, उसको हम डेलीगेट नहीं कर सकते। अब वो काम पूरा हुआ हो या नहीं हुआ हो, टॉप लेवल मैनेजर को आंसर कौन करेगा? हमारा डिपार्टमेंटल हेड।
आप नहीं करोगे, वो एम्प्लॉय नहीं आंसर करेगा, आंसर कौन करेगा? डिपार्टमेंटल हेड। तो अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल। तो अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी इंटायरली डेलीगेटेड और अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल। अब थर्ड चीज है अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स। अब डिपार्टमेंटल हेड जो है वो अथॉरिटी दे सकता है अपने एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय थोड़ी डिपार्टमेंटल हेड को अथॉरिटी दे सकते हैं। तो डिपार्टमेंटल हेड्स अपने एम्प्लॉय को अथॉरिटी दे सकते हैं। तो फ्लो कैसा हुआ? डाउनवर्ड्स। तो अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो काम पूरे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, मतलब उस काम को परफॉर्म करने की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इसकी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो होगी? अपवर्ड्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो होती है? अपवर्ड्स। देन अकाउंटेबिलिटी, आंसर करना है। तो जब आंसर करना है डिपार्टमेंटल हेड ने, तो उसने किसको आंसर करना है? एम्प्लॉय को नहीं, उसने आंसर करना है अपने टॉप मैनेजर को। तो अकाउंटेबिलिटी कैसे फ्लो होती है? अकाउंटेबिलिटी भी अपवर्ड्स फ्लो करती है। तो अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स। अब लास्ट पॉइंट है अथॉरिटी कैसे अराइज होती है? अथॉरिटी अराइजेज फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन। जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जो हिरार्की है, उसकी पोजीशंस, जो स्केलर चेन है, उससे क्या अराइज करती है? हमारी अथॉरिटी। लाइक जो मेरे टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उनके पास ज़्यादा अथॉरिटी होगी एज कम्पेयर टू मेरे लोअर लेवल मैनेजर्स। तो जैसे जैसे मैं उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से नीचे आती रहती हूँ तो मेरी अथॉरिटी कम होती रहती है। तो अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे अराइज होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी। जब एक मैनेजर, एक सुपीरियर अपना काम किसी एम्प्लॉय को देता है, अथॉरिटी देता है साथ में, तो फिर उस एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उस काम को पूरा करना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी। और अकाउंटेबिलिटी कैसे अराइज होती है? अकाउंटेबिलिटी अराइजेस फ्रॉम असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जब रिस्पॉन्सिबल होते हो कोई काम को पूरा करने के लिए, तो अकाउंटेबल भी तो हो गया ना, कि जवाब भी तो आप ही देना कि वो काम क्यों नहीं हुआ ठीक से या कैसा हुआ। तो इससे क्या हुआ? अराइजेस फ्रॉम असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है डेलीगेशन का, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। तो डेलीगेशन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों करनी चाहिए? वैसे कंपलसरी एक्ट नहीं होता, लेकिन अगर करते हैं तो उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। फर्स्ट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब एक मैनेजर को क्यों ज़रूरत पड़ती है काम डेलीगेट करने की? क्योंकि उनके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, ओवरबर्डन हो जाता है। अब जब वो काम डेलीगेट करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, काम का स्ट्रेस कम हो गया, बर्डन कम हो गया। अब वो उन एरियाज पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं जो प्रायोरिटी एरियाज होंगे या जिसमें ज़्यादा एनालिटिकल काम होगा। तो उससे मेरी मैनेजमेंट कैसी होगी? और ज़्यादा इफेक्टिव होगी, काम मेरा टाइमली कंप्लीट होगा, सही से कंप्लीट होगा। तो डेलीगेशन की हेल्प से जो मैनेजमेंट होती है वो इफेक्टिव हो जाती है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज इफेक्टिव मैनेजमेंट। सेकेंड इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब एक एम्प्लॉय एक मैनेजर लेवल का काम करेगा तो उसकी स्किल्स कैसे होगी? डेवलप होंगी। अगर कोई टैलेंट होगा, कोई हिडन टैलेंट होगा, वो निखर के आएगा, उभर के आएगा, राइट? तो डेलीगेशन करने से एम्प्लॉय की ओवरऑल डेवलपमेंट भी होती है। तो सेकेंड इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। थर्ड इज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब कोई भी एक मैनेजर अपना काम ऐसे ही किसी भी एम्प्लॉय को थोड़ी दे देगा, वो उसी एम्प्लॉय को देगा जिस पे उसको ट्रस्ट होगा या कॉन्फिडेंस होगा कि ये एम्प्लॉय काम टाइम पे कर सकता है। अपना काम हम डेलीगेट कर रहे हैं तो ऐसे ही किसी को तो नहीं ना दे देंगे, जो अच्छा एम्प्लॉय होगा उसी को देंगे। तो उस एम्प्लॉय को भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, ये मैनेजर ना मुझ पर ट्रस्ट करता है, मेरे में कोई बात है। तो मोटिवेशन इंक्रीज होगी या नहीं, मोराल बूस्ट होएगा या नहीं, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या नहीं। तो जो डेलीगेशन होती है उससे एम्प्लॉयज़ के अंदर एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी डिराइव करते हैं। फोर्थ है हमारा फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। अभी हमने बात की कि डेलीगेशन से मेरी एम्प्लॉय की डेवलपमेंट भी होती है। तो इन केस इन फ्यूचर जब एक ऑर्गेनाइजेशन सोचती है कि अब टाइम आ गया ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने का, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने का या न्यू चैलेंजेस फेस करने का, तो उस टाइम पे जो मेरी वर्कफोर्स है वो ऑलरेडी रेडी है, वो ऑलरेडी ऐसे ऐसे काम कर चुकी हैं, जो मुश्किल काम है, डिफ़िकल्ट वर्क है, वो ऑलरेडी कर चुकी है, तो वो फेस कर सकती है इस चैलेंज को। तो ग्रोथ करने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रो करने के लिए वो ईजी हो जाता है। तो डेलीगेशन से क्या कर सकते हैं? फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, अ रेडी वर्कफोर्स।
लास्ट हमारा पॉइंट है बेटर कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे बेसिकली हम बात कर रहे हैं अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ना हमने अच्छे से साइन कर ली। हमने बता दिया किसकी क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किसको अकाउंटेबल हो। तो एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जो डेवलप करते हैं हम, वो क्लियर हो जाता है, क्लैरिटी आ जाती है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में। तो उसकी वजह से जो कोऑर्डिनेशन है वो बेटर हो जाती है। तो बेटर कोऑर्डिनेशन में क्या बात कर रहे हैं, बेसिकली क्लैरिटी इन रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सो गाइज दैट्स इट, यही थे 5 इंपॉर्टेंस, काफ़ी ईजी है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग इट। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे आप हमें डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए।